बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 की रिवीजन, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो आपका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है ओहम्स लॉ पे। ठीक है, तो ओहम्स लॉ पे सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट्स आपके साथ स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट या आपकी पहली हेडिंग आ जाएगी। उसमें आपने कहना है कि द करंट इन अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है, तो मतलब आपने कहना है कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आपका जो है इसमें मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म आपके साथ आ जाएगा V इज़ इक्वल टू आई आर। फिर इस मैथमेटिकल फॉर्म का आपके साथ प्रूफ आ जाएगा। प्रूफ में आपने कहना है कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, और फिर इसमें जो है एक कांस्टेंट लग जाएगा, I इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इनटू V, और उस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1/r है। तो ये हो जाएगा I इज़ इक्वल टू V/r, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके साथ आ जाएगा V इज़ इक्वल टू आई आर। ठीक है, इसके बाद आपने हेडिंग देनी है ओहम्स लॉ की कंडीशंस की। तो ओहम्स लॉ की कंडीशंस में आपने दो बातें बतानी हैं कि एक तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और दूसरा जो है वो फिज़िकल स्टेट जो है वो आपके साथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, फिर आप हेडिंग देंगे ओहम्स लॉ के लिए सर्किट डायग्राम की। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में आप ये कर लेंगे कि लेट सपोज़ ये आपने एक रेजिस्टर बनाया, साथ में आपने एक बैटरी लगा दी। ये बैटरी जो है चेंज हो सकती है, और आपने रास्ते में एक एमीटर भी लगा दिया, और यहाँ पे आपने रेजिस्टर के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। और सर्किट डायग्राम में फिर आप बताएं कि अब ओहम्स लॉ में हमने क्या करना है। हमने एक टेबल बनानी है V और I के लिहाज से। ठीक है, और इस टेबल से हमें पता चलता है कि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, फिर आपके साथ ओहम्स लॉ के का जो ग्राफ्स है वो उसकी हेडिंग आ जाएगी। तो ओहम्स लॉ के दो ग्राफ्स आप बना सकते हैं। एक आपके साथ है वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ, दूसरा आपके साथ है करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ। दोनों ग्राफ्स ओहम्स लॉ के जो है वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ठीक है, और दोनों ग्राफ्स जो हैं, अब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वोल्टेज वर्सेस करंट का, वो V/I के इक्वल होगा, तो उससे आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। जबकि इस दूसरे ग्राफ का जो स्लोप होगा वो I/V होगा। I/V को हम कंडक्टेंस कहते हैं, या इसको हम 1 रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये भी बात याद रखें MCQs के लिए कि दोनों ग्राफ्स का एरिया जो है वो आपको पावर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर जो है वो आपको मिलेगी। तो ये इसकी ग्राफिकल एनालिसिस जो है वो हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद आपने मटेरियल्स की दो टाइप्स डिफ़ाइन करनी है। ठीक है, एक आपके साथ मटेरियल की टाइप जो है वो क्या है, ओहमिक, और एक मटेरियल की टाइप जो है वो नॉन ओहमिक है। ठीक है, तो इसमें आपने कहना है कि ओहमिक मटेरियल्स वो होते हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, और नॉन ओहमिक वो होते हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो ओहम्स लॉ को ओबे करने का मतलब ये है कि उन मटेरियल्स के लिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। वैसे कौन से मटेरियल्स ओबे करते हैं, तो जो मेटल्स होते हैं और आपके साथ जो कंडक्टर्स होते हैं वो
ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। और अगर ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते तो फिर वो क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका वोल्टेज और करंट का ग्राफ जो होगा वो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कर्व पॉसिबल होगा। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अच्छा, याद रखिए स्टूडेंट्स, जो ग्राफ वोल्टेज की तरफ बेंड हो जाती है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, और जो ग्राफ करंट की तरफ बेंड हो जाती है उसकी रेजिस्टेंस क्या हो रही होती है, वो कम हो रही होती है। अब जो नॉन मेटल्स हैं, जो आपके साथ है नॉन मेटल्स या जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है, वो कौन से मटेरियल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो नॉन ओहमिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपने मटेरियल की दो टाइप्स जो हैं डिफ़ाइन कर ली। मटेरियल की दो टाइप्स डिफ़ाइन करने के बाद अब आपने कांस्टेंट पे बात करनी है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस की हेडिंग देनी है। रेजिस्टेंस की हेडिंग में आपने रेजिस्टेंस की डिफिनीशन लिखनी है कि ऑपोजिशन टू करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस की डिफिनीशन एक अपोजिशन टू करंट है, दूसरी रेजिस्टेंस की डिफिनीशन है V/I। मतलब आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं वोल्टेज टू करंट रेशो के साथ भी। रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो ओहम है, और 1 ओहम इक्वल होता है 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर के। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम रेजिस्टेंस का एटॉमिक व्यू देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि ये रेजिस्टेंस करंट को कैसे अपोज करता है। तो स्टूडेंट्स, ये बात जहन में याद रखें कि रेजिस्टेंस जो है ये इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, रेजिस्टेंस उसको हीट के ज़रिए, कोलिजन्स के ज़रिए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को या इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये हीट में कन्वर्ट कर देता है। ये रेजिस्टेंस की अपोजिशन है। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस जो है ये आपके साथ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और उसमें आपके साथ पहला फैक्टर है लेंथ, दूसरा फैक्टर है एरिया, तीसरा फैक्टर है मटेरियल, और चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये जो आपके साथ ये पहले 3 फैक्टर्स हैं, लेंथ, एरिया और मटेरियल, इसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ρL/A, और वैसे आप इसको ρL/πr² भी लिख सकते हैं अगर वो वायर जो है अगर उसका एरिया सर्कुलर हो तब। और आप R की जगह D/2 अगर पुट कर दें तो ये रेजिस्टेंस का फार्मूला आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4ρL/πd²। तो ये भी फार्मूला है आपके साथ, ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। डिपेंडिंग कि आपके साथ डेटा कौन सा है, आप कोई भी फार्मूला यूज़ करके उसे जो है यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, टेम्परेचर का जो फैक्टर है उसका जो फार्मूला है वो डेल्टा R इज़ इक्वल टू अल्फ़ा R0 डेल्टा T है। ठीक है, और इस फार्मूला को हम एक और फॉर्म में भी फिर लिखते हैं, वो है RF इज़ इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ, मटेरियल और टेम्परेचर और एरिया। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स, ये जो हमने जो है ये 3 चीज़ें पढ़ी, इस फार्मूला को ज़रा डिराइव करते हैं, और इसका हेडिंग आपने देना है रेजिस्टेंस एज मटेरियल प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस एज मटेरियल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, उसमें आपने कहना है कि 2 प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं। पहला, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऑब्जर्वेशन नंबर 1। दूसरा, रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऑब्जर्वेशन नंबर 2। और हर एक के साथ डायग्राम जो है वो होना चाहिए, वो आपको नोट्स में देख लें तो आपको समझ आ जाएगी।
फिर हम इनको कनेक्ट कर देते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया, और फिर हम इसमें रेजिस्टिविटी एज अ कांस्टेंट पुट कर देते हैं। तो रेजिस्टिविटी जो है वो इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देगी। तो हमारे साथ फार्मूला आ जाएगा रो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, ये आपके साथ फार्मूला जो है प्रूव हो गया है। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी की। ठीक है, रेजिस्टिविटी इस फार्मूला से अगर आप देखें तो रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल आती है, आर ए बाई एल की। अब अगर हम एरिया की जगह 1 मीटर स्क्वायर लिख लें और लेंथ की जगह 1 मीटर लिख लें, मतलब हम एक ऐसा वायर ले लें जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, मतलब इनडायरेक्टली उसका वॉल्यूम क्या हो, 1 मीटर क्यूब हो, तो उसकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। तो मतलब ये हुआ कि डिफिनीशन रेजिस्टिविटी की क्या हुई, डिफिनीशन ये हुई कि रेजिस्टिविटी इज़ रेजिस्टेंस for area is equal to 1 meter square and length is equal to 1 meter, या इन दोनों बातों को आप सिंगल वर्ड में भी रिप्लेस कर सकते हैं कि when the volume is 1 meter cube. So resistivity is resistance, but it is the resistance of a special wire and that wire must have a volume of 1 meter cube. रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट है स्टूडेंट्स वो आपके साथ ओहम मीटर है। ठीक है, अच्छा याद रखें कि रेजिस्टिविटी जो है ये फिर सिर्फ 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। ठीक है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि लेंथ और एरिया आप ऑलरेडी जो है उसे जो है वो कंक्लूड कर लेते हैं कि लेंथ भी 1 होगा और एरिया भी 1 होगा। ठीक है, आखिर में स्टूडेंट्स आपने हेडिंग देनी है वो जो टेम्परेचर वाला डिपेंडेंसी है उसके लिए आपने हेडिंग देनी है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो उसमें आपने कहना है 2 प्रोपोर्शनैलिटीज़ उसमें भी है, एक है द चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, इक्वेशन 1, और दूसरा द चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात याद रखनी है, इस फार्मूला में ये जो आर नॉट है ये रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और फिर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, डेल्टा आर इज़ प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी, और फिर डेल्टा आर इज़ इक्वल टू एल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी, और यहाँ से एल्फ़ा को अगर हम सब्जेक्ट करें तो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। इस एल्फ़ा को स्टूडेंट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है, और इसकी डिफिनीशन है कि द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और इसका जो ऐसा यूनिट निकलता है वो 1 बाई सेंटीग्रेड या 1 बाई केल्विन निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अल्फ़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फ़ा नेगेटिव भी हो सकता है, अल्फ़ा ज़ीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव अल्फ़ा का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, नेगेटिव अल्फ़ा का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और ज़ीरो अल्फ़ा का मतलब है कि टेम्परेचर चाहे बढ़े चाहे कम हो, रेजिस्टेंस चेंज ना हो, तो ये आपके साथ ज़ीरो अल्फ़ा होता है। स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स जो होते हैं उनका अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं उनका अल्फ़ा नेगेटिव होता है, और इंसुलेटर्स जो होते हैं उनका जो अल्फ़ा होता है वो आपके साथ ज़ीरो होता है। स्टूडेंट्स, ये आपके साथ इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे ये वाइंड अप हो गया। तो स्टूडेंट्स, दूसरा जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो आपका आ सकता है ईएमएफ एंड इट्स सोर्सेस। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है, ईएमएफ एंड इट्स सोर्सेस पे। ठीक है, तो अच्छा, इसमें हम सबसे पहले इस तरह करते हैं कि हम
ईएमएफ को जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ईएमएफ की हमने 3 डेफिनेशंस जो हैं वो करनी है। पहली डेफिनेशन जो है वो ईएमएफ की ये है कि ईएमएफ एक ऐसा एजेंट है जो हमारे लिए मेंटेन कर सकता है अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ एक ऐसा एजेंट है जो हमारे लिए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकता है। दूसरी बात, ईएमएफ एक ऐसा एजेंट है जो हमारे लिए मेंटेन कर सकता है अ कांस्टेंट करंट। ठीक है, एक स्टडी करंट हमारे लिए मेंटेन कर सकता है। या तीसरी डिफिनीशन इसकी ये है कि ईएमएफ हमारे लिए चार्ज पे वर्क कर सकता है। चार्ज पे ये क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है और उसको लो पोटेंशियल से पहुंचा सकता है हाई पोटेंशियल तक। ठीक है, ये ईएमएफ की डिफिनीशन है। और इस तीसरी डिफिनीशन से फिर ईएमएफ का मैथमेटिकल फॉर्म भी आता है कि ईएमएफ इज़ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और इसका जो एसआई यूनिट निकलता है वो है वोल्ट, और 1 वोल्ट इक्वल होता है 1 जाउल बाय 1 कूलम के। अच्छा स्टूडेंट्स, इन दो डिफिनीशंस में इस पहली वाली डिफिनीशन को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरी वाली डिफिनीशन सिर्फ तब ट्रू है जब रेजिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। आपको ओहम्स लॉ से पता है कि आई जो है ये V बाय आर के इक्वल होती है। तो ये आई सिर्फ ईएमएफ पे डिपेंड नहीं करती, ये रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। तो ईएमएफ आपके लिए कांस्टेंट करंट तो इंश्योर कर सकता है प्रोवाइडेड दैट रेजिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना हो तो फिर ये दूसरी डिफिनीशन आप नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने देखा ये ईएमएफ बड़ी काम की चीज़ है। ये आपके लिए पोटेंशियल डिफरेंस ला सकती है, ये आपके लिए करंट प्रोड्यूस कर सकती है, ये आपके लिए चार्ज पे वर्क कर सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि ये ईएमएफ हमें कहाँ से मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें ईएमएफ का सोर्स लगाना होगा। अब ईएमएफ के कौन कौन से सोर्सेज हैं स्टूडेंट्स? ईएमएफ का एक सोर्स है सेल, ईएमएफ का दूसरा सोर्स है बैटरी, ईएमएफ का तीसरा सोर्स है जनरेटर, ईएमएफ का चौथा सोर्स है सोलर सेल, ईएमएफ का पांचवा सोर्स है थर्मोकपल। ठीक है। और स्टूडेंट्स, अब ये सेल, ये बैटरी, ये जनरेटर, ये सोलर सेल और थर्मोकपल ये करते क्या है? अब सेल और बैटरी क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये केमिकल एनर्जी के हेल्प से चार्ज पे वर्क करते हैं और उसकी वजह से उनकी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल में। जनरेटर क्या करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल क्या करता है? ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में। थर्मोकपल क्या करता है? ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो ये आपके साथ क्या हो गए? ये आपके साथ हो गए सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद आपने हेडिंग देनी है इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो उसमें आपने कहना है स्टूडेंट्स कि बैटरी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट से बनी होती है। बैटरी इलेक्ट्रोलाइट से बनी होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये एटम्स से बने होते हैं। तो जब चार्जेस इस बैटरी से गुज़रते हैं तो बैटरी के अंदर भी चार्जेस को अपोजिशन प्रोवाइड होती है और इस अपोजिशन को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। फिर आप इसका डायग्राम बनाएं और डायग्राम के बाद ये बात कंक्लूड कर दें कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी जो होती है ये हमेशा लोड रेजिस्टर के साथ ये हमेशा सीरीज़ में होती है। ठीक है,
ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये लोड रेजिस्टर के साथ हमेशा सीरीज़ में अपीयर होती है। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो ईएमएफ होगा ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा। इसका कुछ पोटेंशियल एक्सटर्नल रेजिस्टर को मिलेगा, कुछ पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टर को मिलेगा। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टर को पोटेंशियल मिलता है इसको हम नाम देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो इंटरनल को पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है इसको हम वी आर कह देते हैं। तो यहाँ ईएमएफ जो होगा ये किसके इक्वल होगा, वी टी प्लस वी आर के। अब ये जो ईएमएफ है और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें हमने कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्कस करने हैं कि ईएमएफ किसे कहते हैं और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ईएमएफ जो है ये भी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये भी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है। लेकिन ईएमएफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है फॉर द होल लूप, जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, तो ये इसमें एक मेन फ़र्क है। अच्छा, दूसरा जो है स्टूडेंट्स आपके साथ ईएमएफ में क्या होता है, ईएमएफ में अगर आप उन एग्जांपल्स में देखें तो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि लोड क्या करता है, लोड जो आउटपुट रेजिस्टर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये एक दूसरा जो है आपके साथ क्या आ गया है, एक दूसरा आपके साथ फ़र्क आ गया है। अब आपके साथ सर्किट की चार टाइप्स होती हैं, ओपन सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, शॉर्ट सर्किट और चार्जिंग सर्किट। ठीक है। अच्छा, ओपन सर्किट आपने जो है वो ऐसे ड्रॉ करना है। ओपन सर्किट में आपने क्या दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टर दिया, फिर एक ओपन स्विच लगाया, फिर आपने जो है इंटरनल रेजिस्टेंस और बैटरी लगा दी। ठीक है, ये है ओपन सर्किट, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये ईएमएफ है, ये प्लस ये माइनस। ठीक है। क्लोज्ड सर्किट में यही सर्किट होगा, लेकिन अब इसका जो स्विच होगा, इसका जो स्विच होगा वो अब हम कर देंगे, इसका जो स्विच होगा इसको हम कर देंगे क्लोज। ठीक है। और शॉर्ट सर्किट में हम इस तरह करेंगे कि शॉर्ट सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें लोड नहीं लगाया जाता। ठीक है, बस बैटरी को डायरेक्टली टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और ये काम हम तब करते हैं जब हमने बैटरी से बदला लेना होता है। ठीक है, अगर आपने किसी बैटरी को ख़राब करना है तो फिर हम उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। और चार्जिंग सर्किट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, चार्जिंग सर्किट में हम आउटपुट में रेजिस्टर की जगह हम आउटपुट में भी एक बैटरी लगा देते हैं। आउटपुट में भी हम क्या लगा देते हैं, एक बैटरी। तो अब ज़रा इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ओपन सर्किट वो होता है जिसमें करंट आपके साथ क्या हो, ज़ीरो हो। तो जब करंट ज़ीरो होगा तो इस इंटरनल रेजिस्टर पे किसी किस्म के लॉसेस या इस इंटरनल रेजिस्टर में किसी किस्म का वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। तो मतलब जो हमने इक्वेशन लिखी थी ऊपर, उसमें ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो आपके साथ ओपन सर्किट में ईएमएफ किसकी इक्वल हो जाएगा, ईएमएफ आपके साथ इक्वल हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, ये बात एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखें। अच्छा, क्लोज सर्किट में तो वही बात होती है कि ईएमएफ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो जब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तो फिर ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है। ये बात भी एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। शॉर्ट सर्किट में
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है क्योंकि यहाँ कोई आउटपुट होता ही नहीं है, और जितना ईएमएफ है वो सब ड्रॉप हो जाता है किस पर, इंटरनल रेजिस्टेंस पर। और चार्जिंग सर्किट में अगर आपने अपने ईएमएफ को चार्ज करना है तो याद रखें उसको अपने ईएमएफ से बड़ी बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। तो इस केस में ईएमएफ जो होता है वो कम हो जाता है किससे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। तो ये आपने 4 केसेस जो हैं ये आपने जहन में याद रखने हैं और ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने हैं। इसके साथ आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका इस चैप्टर में आ सकता है वो है इलेक्ट्रिक पावर पे, इलेक्ट्रिक पावर एंड मैक्सिमम पावर थ्योरम। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रिक पावर को स्टूडेंट्स हम कैसे डिफाइन करते हैं कि द टाइम रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, वैसे तो पावर की डिफिनीशन आपको पता है, वर्क बाय टाइम है। पावर की जो अपनी डिफिनीशन है बेसिक, वो कौन सी डिफिनीशन है, वो आपके साथ है वर्क बाय टाइम। लेकिन वर्क जो होता है ये क्यू वी के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय टाइम, और क्यू बाई टी की जगह आप आई लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला निकलता है P इज़ इक्वल टू वी आई या P इज़ इक्वल टू आई वी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल पावर के 3 फार्मूलाज हम निकाल सकते हैं। पहला फार्मूला P इज़ इक्वल टू वी आई। इसी फार्मूला में अगर हम I की जगह V बाय आर पुट कर दें तो ये फार्मूला V स्क्वायर बाय आर बन जाएगा, और इसी फार्मूला में अगर हम V की जगह आई आर पुट कर दें तो फिर ये पावर का जो फार्मूला बनता है ये आई स्क्वायर आर बनता है। तीनों फार्मूलाज वैलिड हैं, जो भी आप यूज़ करेंगे आपका आंसर हमेशा ठीक आएगा। लेकिन फिर भी ये रिवायत है कि इसको यूज़ किया जाता है बैटरी के लिए। जब भी आपने बैटरी का पावर मालूम करना है तो ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है द पावर विच इज़ डिसिपेटेड इन रेजिस्टर, लेकिन वो रेजिस्टर जो किस में कनेक्ट हो, जो पैरेलल में कनेक्ट हो, उसके लिए ये वाला। और ये आखिरी फार्मूला यूज़ किया जाता है द पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर, लेकिन वो रेजिस्टर जो किस में कनेक्ट हो, जो आपके साथ सीरीज़ में कनेक्ट हो। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जहन में याद रखें। ठीक है, अच्छा, पावर का जो SI यूनिट है वो आपके साथ क्या है, वो आपके साथ वाट्स है। ठीक है, और 1 वाट किसके इक्वल होता है, ये 1 जाउल बाय 1 सेकेंड के इक्वल होता है। अच्छा, पावर, इसी पावर के साथ रिलेटेड एक एनर्जी का यूनिट है जिसको किलो वाट आवर कहते हैं। ये एनर्जी का यूनिट इस फार्मूला से आया है, एनर्जी इज़ पावर इनटू टाइम। तो देखें, अगर पावर को आप जाउल्स में और टाइम को, अगर पावर को हम वाट्स में मेजर करें, वाट्स में, और टाइम को सेकंड में, तो फिर तो ये जाउल के इक्वल आता है। लेकिन अगर पावर को किलो वाट्स में मेजर करें और टाइम को आवर्स में, तो फिर इस यूनिट को हम क्या कहते हैं, किलो वाट आवर। तो किलो वाट आवर भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन ये जाउल से बहुत बड़ा यूनिट है। नॉर्मली 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जाउल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जाउल से बहुत बड़ा यूनिट है। अच्छा, अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जो है वो क्या कहता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कहता है कि अगर आपको किसी बैटरी का जो आउटपुट पावर है, अगर आपको वो भी मैक्सिमम चाहिए
और साथ में आपको बैटरी की जो लाइफ है अगर वो भी आपको मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने रेजिस्टेंस की मैचिंग करनी है। ठीक है, रेजिस्टेंस की मैचिंग का मतलब है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर को आपने इक्वल रखना है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का मैथमेट जो है वो उसकी स्टेटमेंट है, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कहता है कि पावर इज़ मैक्सिमम व्हेन, और वो मैक्सिमम पावर किसकी इक्वल होता है, वो E²/4R के इक्वल होता है। और ये पावर तब आता है जब कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में क्या हो जाएं, आपस में सेम हो जाएं। ठीक है, तो इसकी फिर आपके साथ एक डिराइवेशन है, और वो डिराइवेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी। सिंपल सी डिराइवेशन है, और उसमें जो है आखिर में ये रिज़ल्ट प्रूव हो जाता है। हम इसके लिए एक सर्किट कंसिडर करते हैं जिसमें एक कैपिटल आर होता है और एक इसमें जो है वो स्मॉल आर होता है। ठीक है, और ये ईएमएफ है, और हम पावर आउटपुट मालूम करना चाहते हैं किस फार्मूला से, I²R से। I²R से इसलिए मालूम करना चाहते हैं क्योंकि ये रेजिस्टर जो है सीरीज़ में कनेक्ट है। अब यहाँ पे ओहम्स लॉ के मुताबिक I जो है वो E/बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, और फिर इसकी इजी कुछ स्टेप्स की डिराइवेशन है, और आखिर में ये फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला, ये आपके साथ प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने प्रूफ करना है, और फिर आपने जो है क्या करना है, फिर आपने इसका ग्राफ भी बनाना है। और ग्राफ हमने कौन से एक्सिस का बनाना है, हमने बनाना है पावर आउटपुट का ग्राफ रेजिस्टेंस के साथ, और ये वो पॉइंट है जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, लेट्स सपोज 3 ओहम। तो जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, मतलब जब कैपिटल आर भी 3 ओहम हो उस वक्त पावर क्या होता है, उस वक्त पावर सबसे मैक्सिमम होता है, और वो मैक्सिमम पावर किसके इक्वल होता है, E²/4R के। ठीक है, और ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, कभी कभार इस फार्मूला को बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं, और फिर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हम किस फार्मूला से फाइंड करते हैं, E²/4 इंटू पावर मैक्सिमम। अगर पावर मैक्सिमम हमें गिवन हो तो हम इस फार्मूला से बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके साथ इस चैप्टर से तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो इस चैप्टर से आपका हो गया। स्टूडेंट्स, फोर्थ जो इस चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो आपके साथ है KVL एंड KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। स्टूडेंट्स, इनके बारे में ये बात याद रखें कि आपके साथ जो है ये उन सर्किट्स पे अप्लाई होते हैं KVL और KCL जिन सर्किट्स पे सिंपल ओहम लॉ आपके साथ हेल्प नहीं कर सकता। तो ये इसको हम कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स सर्किट्स पे जो है ये अप्लाई होते हैं KCL और KVL। कम्प्लेक्स सर्किट्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स सर्किट्स उसे कहते हैं जिसमें कोई हाइब्रिड कम्बिनेशन होगी। हाइब्रिड कम्बिनेशन का मतलब ये होगा कि उसमें सीरीज़ कम्बिनेशंस भी होंगी और पैरेलल कम्बिनेशंस भी होंगी, और हो सकता है कि बैटरीज भी एक से ज़्यादा लगी हों। तो ऐसे सर्किट्स को कम्प्लेक्स सर्किट्स कहते हैं। तो उन पे हम KVL और KCL अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, KVL का दूसरा नाम जो है इसको फर्स्ट रूल भी कहा जाता है KCL को, और KVL को सेकंड रूल भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, KCL को जंक्शन रूल या नोड रूल भी कहा जाता है,
जबकि केवीएल को लूप रूल भी कहा जाता है। ये इसके डिफरेंट नाम हैं। स्टूडेंट्स, केसीएल जो है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, जबकि केवीएल जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। ठीक है, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस है, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। केसीएल कहता है स्टूडेंट्स कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स थ्रू अ जंक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो, और केवीएल कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस थ्रू अ लूप इज ऑलवेज ज़ीरो। अच्छा, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स आप कंसिडर करें कि ये एक जंक्शन है। ठीक है, ये एक जंक्शन है, इसमें एक करंट आ रहा है I1 और दो करंट्स निकल रहे हैं I2 और I3। तो इन तीनों का सम तब ज़ीरो होगा जब हम इसके लिए साइन कन्वेंशंस डिफ़ाइन करेंगे। तो साइन कन्वेंशन ये है कि एंटरिंग करंट को पॉजिटिव लिया जाता है और लीविंग करंट को क्या लिया जाता है, उसको नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पर जो है मिसाल के तौर पे एक रेजिस्टर है, दूसरा रेजिस्टर है और एक बैटरी है। तो बैटरी का ईएमएफ ई है, यहाँ V1 का ड्रॉप हुआ है, यहाँ V2 का। तो इन तमाम वोल्टेजेस का सम ज़ीरो होगा और उनके लिए ज़रूरी ये है कि हम साइन कन्वेंशंस डिफ़ाइन करें। तो वोल्टेज राइज को हम फिर पॉजिटिव लेते हैं, जबकि वोल्टेज ड्रॉप को फिर हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके साथ जो है केवीएल और केसीएल है। बाकी इसमें जो ज़रूरी बातें हैं वो हो गई। अच्छा, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, अगर इसको आप केवीएल और केसीएल को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ रिलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि द करंट इंटर्ड इज इक्वल टू द करंट लीव्ड। ठीक है, जो जितना करंट इंटर हो रहा है उतना ही करंट निकलेगा। अब करंट Q/T होता है, तो इसका मतलब द चार्ज इंटर्ड डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू द चार्ज लीव डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे आपके साथ क्या आ जाएगा कि द चार्ज इंटर्ड इज इक्वल टू द चार्ज लीव। तो ये क्या हो गया, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि द वोल्टेज राइज इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप। अब वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन ये वर्क डन जो हो रहा है ये पहला वाला वर्क डन, ये वर्क डन जो है आपके साथ किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये वर्क डन सोर्स कर रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर आपके साथ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, नॉन इलेक्ट्रिकल में। तो ये टेस्ट चार्ज तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब वर्क प्रोवाइडेड इज इक्वल टू वर्क कंज्यूम। तो ये असल में क्या हो जाएगा, वर्क और एनर्जी तो एक चीज़ है, तो ये असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये आपके साथ केवीएल और केसीएल के स्टेटमेंट्स और उनके मैथमेटिकल फॉर्म्स आ गए। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो इम्पोर्टेंट आपके लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, उसको हम कहते हैं, एक डिवाइस है रियोस्टेट। रियोस्टेट जो है ये भी आपका इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर है। ठीक है, इसकी
जो वर्किंग प्रिंसिपल है इस डिवाइस की वो ये है कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब हम लेंथ को चेंज करेंगे और लेंथ को चेंज करने से हमें क्या मिलेगी, हमें डिफरेंट रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ मिलेगी। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है स्टूडेंट्स? इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे साथ एक लॉन्ग वायर होती है। ठीक है, और इस लॉन्ग वायर की जो लेंथ होगी, इस लॉन्ग वायर की जो लेंथ होगी ए बी, एल ए बी, ये आपको पहले से गिवन होगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे इस लॉन्ग वायर की जो रेजिस्टेंस होगी ये भी आपको पहले से गिवन होगी। आपने अपने लिए डायरेक्टली क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपने अपने लिए फाइंड कर लेना है। ठीक है, और इस लॉन्ग वायर पे स्केल भी पहले से बना होगा और इसके साथ एक ईएमएफ भी कनेक्ट होगी और वो ईएमएफ भी आपको गिवन होगी। अब ये ईएमएफ इसके साथ ऐसे कनेक्ट होगी, ये ईएमएफ कनेक्ट है और अब एक मूविंग जॉकी, मूविंग टर्मिनल कनेक्ट है पॉइंट सी के साथ। ठीक है, तो एक क्या होगा, एक इसमें आपके साथ होगा मूविंग टर्मिनल, और ये मूविंग टर्मिनल जो है ये इस लॉन्ग वायर पे इस तरफ भी मूव हो सकता है, ये इस लॉन्ग वायर पे इस तरफ भी मूव हो सकता है। ठीक है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, ये इसका वो मूविंग टर्मिनल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताएं कि इस मूविंग टर्मिनल ने लेंथ को, अगर आप देखें तो लेंथ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, और लेंथ को दो हिस्सों में डिवाइड करने से एवेंचुअली रेजिस्टेंस भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। ठीक है, और इसमें ये एसी हिस्सा, ये वो हिस्सा है जिससे करंट ने गुज़रना है। करंट ने कौन से हिस्से से गुज़रना है, एसी हिस्से से। मतलब जो ऑपोजिशन यहाँ पे इफेक्टिव ऑपोजिशन है वो कौन सी रेजिस्टेंस है, वो आर ए सी है। अब मुझे एक बात बताएं आप स्टूडेंट्स कि अगर मैं इस सी को ए के साथ कॉन्साइड कर दूं, सी पॉइंट को, मूविंग टर्मिनल को ए के साथ कॉन्साइड कर दूं, तो फिर तो स्टूडेंट्स आर ए सी क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर मैं इस सी पॉइंट को कॉन्साइड कर दूं कहाँ पर, बी के साथ, तो फिर आर ए सी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मतलब इस मूविंग जॉकी को मूव करने से मुझे रेजिस्टेंस मिल सकती है ज़ीरो से लेकर मैक्सिमम तक। ठीक है, तो इस तरह ये रियोस्टेट का सर्किट जो है ये काम करता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद एक और भी शॉर्ट सा टॉपिक है, वो भी आपका शॉर्ट और लॉन्ग में भी आ सकता है, वो है पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर स्टूडेंट्स जहन में याद रखें कि एवरी सीरीज कम्बिनेशन is a potential divider। हर सीरीज़ कम्बिनेशन क्या होता है, वो असल में एक पोटेंशियल डिवाइडर होता है। क्योंकि अभी हमने बार बार जो है ये बातें डिस्कस कर ली कि अगर दो रेजिस्टर्स होंगे और सीरीज़ में कनेक्ट होंगे तो वो इस ईएमएफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो उसने पोटेंशियल को एक से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर आपसे कहा जाए कि इस V1 को फाइंड करें या V2 को फाइंड करें, तो देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे। V1 जो होगा स्टूडेंट्स ये इक्वल होगा I इंटू R1 के। ठीक है, और V2 जो होगा ये इक्वल होगा I इंटू R2 के। I को हम इसलिए सेम ले रहे हैं क्योंकि ये सीरीज़ सर्किट है और सीरीज़ सर्किट में करंट जो होती है स्टूडेंट्स वो आपके साथ सेम रहती है।
अच्छा, इसमें I किसके इक्वल है? अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I इक्वल होगा E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये I की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो V1 आ जाएगा E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1, और V2 आपके साथ आ जाएगा E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R2। इसको फिर आप रीअरेंज कर सकते हैं, R1 को यहाँ लिख लें, E को उसकी जगह लिख लें, यहाँ R2 को यहाँ लिख लें, E को उसकी जगह लिख लें। स्टूडेंट्स, आपने एक बात पे गौर किया कि जब आप V1 का ड्रॉप मालूम कर रहे थे तो न्यूमरेटर में R1 रजिस्टर आया, नीचे सम ऑफ रेजिस्टेंस आई, और इनको हमने EMF के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और जब आप इस R2 का ड्रॉप मालूम कर रहे थे तो ऊपर R2 आया, नीचे सम ऑफ रेजिस्टेंस आई, और फिर हमने इसको EMF के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो एज अ शॉर्टकट जो है ये रूल आप याद रखें। अब मिसाल के तौर पे अगर आपका एक MCQ आता है कि 3 रेजिस्टर्स हैं और वो सीरीज़ में कनेक्ट है, और इनके साथ बैटरी कितनी कनेक्ट है? 20 वोल्ट की। एक की वैल्यू 5 है, दूसरी की वैल्यू 2 है, तीसरी की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो अगर आपसे ये रेजिस्टेंसेस मैंने दे दिए 5 ओहम, 2 ओहम, 4 ओहम, अगर आपसे कहा जाए कि ये V1 ड्रॉप फाइंड करें तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे? 5 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 20। अगर V2 फाइंड करें तो 2 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 20। अगर V3 फाइंड करें तो 4 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 20। 11 इन तीनों का सम है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। स्टूडेंट्स, ये आपके साथ क्या हो गया है? ये आपके साथ हो गया पोटेंशियल डिवाइडर। और अब इस चैप्टर का स्टूडेंट्स आपके साथ जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके साथ है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर में पहली बात आपने ये याद रखनी है कि पोटेंशियोमीटर इज़ अ नल टाइप डिवाइस। पोटेंशियोमीटर क्या है? ये एक नल टाइप डिवाइस है। ठीक है, नल टाइप डिवाइस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? नल टाइप डिवाइस उस डिवाइस को कहते हैं जिसकी ऑब्जर्वेशन तब शुरू होती है जब करंट ज़ीरो हो जाए। नल टाइप डिवाइस उस डिवाइस को कहते हैं जिसकी ऑब्जर्वेशन तब शुरू होती है जब करंट ज़ीरो हो जाए। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये पोटेंशियोमीटर हम किन किन मकासद के लिए यूज़ करते हैं? स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर के ज़रिए हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम EMF फाइंड कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम दो EMFs को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा EMF है और कौन सा छोटा है। इसके ज़रिए हम किसी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर को हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं स्टूडेंट्स, और हमारे कोर्स में इसको इन दो फ़ायदों के लिए एक्सप्लेन किया गया है कि इससे EMF कैसे फाइंड करना है और इससे जो है वो दो EMFs को कंपेयर कैसे करना है। स्टूडेंट्स, इस पोटेंशियोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि वोल्टेज का ताल्लुक रेजिस्टेंस के साथ है और रेजिस्टेंस का ताल्लुक लेंथ के साथ है। ये इनकी मेन, तो मतलब ये हुआ कि वोल्टेज का ताल्लुक किसके साथ हो जाएगा? लेंथ के साथ हो जाएगा। तो ये इसकी मेन जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है स्टूडेंट्स? इसमें एक लॉन्ग वायर होता है। ठीक है, उस लॉन्ग वायर के साथ उसकी जो लेंथ होती है AB, जैसे हमने पहले बात की उस रियोस्टेट में, लेंथ AB हमें पहले से क्या होगी? गिवन होगी। ठीक है, और इस वायर की रेजिस्टेंस भी हमें पहले से गिवन होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये 10 मीटर्स है और रेजिस्टेंस जो है ये 100 ओहम्स है।
तो हमने सबसे पहले क्या करना है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड करनी है। तो ये 10 ओहम्स पर मीटर हो जाएगा। स्केल इस पे पहले से बना होगा। ईएमएफ एक बैटरी इसके साथ कनेक्ट होगी यहाँ पे प्लस माइनस, वो ईएमएफ हमें पहले से क्या होगी, गिवन होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से एक टर्मिनल निकलेगा, एक वोल्टमीटर या सॉरी गिल्वानोमीटर हम लगाएंगे। यहाँ हम एक अननोन बैटरी लगाएंगे और फिर मूविंग जॉकी रखेंगे। ये वो अननोन बैटरी है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये इसकी तमाम कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब वर्किंग क्या है इसकी? वर्किंग ये है स्टूडेंट्स, मेन वर्किंग इसकी ये है, जो बहुत मुश्किल वर्किंग है, कि आपने इस मूविंग जॉकी को मूव करना है और तब तक आपने इसको मूव करना है जब तक गैल्वानोमीटर में करंट की वैल्यू क्या ना हो जाए, करंट की वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है। और जैसे ही करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो स्टूडेंट्स उसके बाद स्टार्ट होगी ऑब्जर्वेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग आपका क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन में आपने क्या करना है, अब स्टेप बाय स्टेप सुने। हम ऑब्जर्वेशन किसके लिए करने लगे हैं, इस ईएमएफ को मालूम करने के लिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने स्केल की रीडिंग देखनी है कि ये जो यहाँ पे जो स्केल बना हुआ है, तो ये मूविंग जॉकी कहाँ पे कनेक्ट है। लेट्स सपोज मूविंग जॉकी कनेक्ट है 3 मीटर पे। टोटल लेंथ 10 मीटर था, लेकिन मूविंग जॉकी कहाँ कनेक्ट है, वो 3 मीटर पे कनेक्ट है। तो सबसे पहले आपने स्केल की रीडिंग ले ली 3 मीटर। अब आपने ये जो RAC है, RAC ये फाइंड करना है। तो इसमें आपने स्टूडेंट्स हेल्प लेनी है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कहता है कि 1 मीटर की कंट्रीब्यूशन 10 ओहम है, तो 3 मीटर्स की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 30 ओहम्स होगी। सेकंड स्टेप में आपने RAC फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप में आप VAC फाइंड करेंगे। मतलब यहाँ पे इस रेजिस्टर पे इस वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। RAC को न्यूमरेटर में लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस को डिनोमिनेटर में, और इसको EMF ऑफ द बैटरी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब 30 न्यूमरेटर में लेंगे और 100 डिनोमिनेटर में, और ये जो EMF की जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी वो पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो VAC मैंने फाइंड किया है यही असल में EX है, और वो इसलिए कि जितना यहाँ ड्रॉप होगा उतनी ही EMF की वैल्यू होगी, क्योंकि सर्किट का जो करंट है वो ज़ीरो है। और जब सर्किट का करंट ज़ीरो होता है उसी वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF आपके साथ क्या होते हैं, उसी वक्त ये दोनों आपके साथ सेम होते हैं। आपको याद होगा इससे पिछले लॉन्ग क्वेश्चन में हमने ओपन सर्किट पढ़ा था, और ओपन सर्किट में अगर आपको याद हो, यहाँ हम देख लेते हैं भी कि ओपन सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF की वैल्यू क्या होती है, वो सेम होती है। तो देखें, आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया। ये VAC जो था ये असल में क्या था, ये VAC ये असल में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था, लेकिन वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपके साथ EX के इक्वल है। स्टूडेंट्स ये आपके साथ इस चैप्टर के तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स की तरफ। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो है वो काफ़ी आसान है सारे, और वो जो है मैं आपको जो नोट्स हैं उसी में समझा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स 2.1 फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। आपको EMF ऑफ द बैटरी गिवन है, आपको करंट गिवन है, और आपको टाइम गिवन है। स्टूडेंट्स आपसे रेजिस्टेंस मांगी गई है और चार्ज मांगी गई है। तो रेजिस्टेंस के लिए आप सिंपल जो है वो ओहम्स लॉ को यूज़ करें,
और चार्ज के लिए आप करंट का फॉर्मूला यूज़ करें, तो सबसे पहले स्टेप में आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें और फिर दूसरे स्टेप में आप चार्ज का फॉर्मूला यूज़ करके चार्ज फाइंड आउट कर लें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आपने उसका आंसर निकालना है और ये उसकी कंक्लूजन हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपको जो है तो क्या चीज़ें प्रोवाइड है, आपको ईएमएफ ऑफ द बैटरी प्रोवाइड है और आपसे कहा है 2 बल्ब्स है। ठीक है, 2 बल्ब्स है, एक 40 वाट का है, एक 60 वाट का है और आपसे वो पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट 1 बल्ब 1 क्या होगी और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2 क्या होगी। स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज़ आपको गिवन है ना, इन वैल्यूज़ को हम कहते हैं रेटेड पावर्स। इनको हम क्या नाम देते हैं, रेटेड पावर्स। और ये वैल्यूज़ हमें मैन्युफैक्चरर की साइड से मिलती है, मतलब जो ये डिवाइस बनाता है वो हमें रेटेड पावर्स के बारे में बताता है। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, मैन्युफैक्चरर जब भी डिवाइस बनाता है वो इस फार्मूला को यूज़ करके पावर बताता है। ठीक है, मतलब वो कभी भी मैन्युफैक्चरर I²R फार्मूला को यूज़ नहीं करेगा, ना ही कभी मैन्युफैक्चरर P=VI को यूज़ करेगा। मैन्युफैक्चरर हमेशा V²/R को चूज़ करेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको डायग्राम भी सर्किट में नज़र आ रहा है। एक दफ़ा हमने बैटरी के साथ ये 40 वाट का बल्ब लगाया, दूसरी दफ़ा बैटरी के साथ 60 वाट का, और दोनों की हमने रेजिस्टेंस फाइंड की। तो स्टूडेंट्स आसान फार्मूला है, दोनों वैल्यूज़ आपको गिवन है, सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अच्छा, आपने एक बात पे यहाँ गौर किया कि जिसकी रेटेड पावर ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस आपके साथ कम है, और ये रिलेशन तो यहाँ पे बताया भी गया है कि रेटेड पावर में और रेजिस्टेंस में हमेशा कौन सा रिलेशन होता है, इसमें हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है ये एक कार्बन इलेक्ट्रोड है जिसकी इनिशियल रेजिस्टेंस इतनी है और इनिशियल टेम्परेचर इतना है। अल्फ़ा भी आपको गिवन है और फाइनल टेम्परेचर भी गिवन है। फाइनल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स इस स्टेप में सबसे पहले जो है आपने करना ये है कि आपने डेल्टा आर फाइंड करना है। ठीक है, तो उसमें फिर आपने जो है वो तमाम वैल्यूज़ पुट करनी है, डेल्टा आर फाइंड करना है। फिर आपको पता है कि डेल्टा आर किसके इक्वल होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल के। तो फिर आपने वो फार्मूला यूज़ करके आर फाइनल को सब्जेक्ट करना है और वो फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके साथ न्यूमेरिकल हो जाएगा। कंक्लूजन को भी आप एक नज़र देख लें। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2.4 है कि आपको लेंथ ऑफ द वायर गिवन है, एरिया ऑफ द वायर गिवन है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर गिवन है और रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो ये भी स्टूडेंट्स सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है और फार्मूला आपके साथ है ρL/A और बस सिर्फ उसमें पुटिंग करनी है, आंसर आपके साथ आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2.5 में स्टूडेंट्स आपको ईएमएफ गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है और आपसे पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मांगी है, रेजिस्टर मांगा है, पावर ऑफ द बैटरी मांगी है, वो पावर जो इंटरनल पे लॉस हो रही है और वो पावर जो एक्सटर्नल पे लॉस हो रही है, वो तमाम पावर्स आपने फाइंड करने हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आप इस सर्किट का डायग्राम जो है वो ऑब्ज़र्व कर लें कि एक बैटरी लगी हुई है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर है, एक इंटरनल रेजिस्टर है। ठीक है, और करंट कितनी है, वो 10 एम्पेयर है। ठीक है, तो डायग्राम देखने के बाद जो है आपके साथ हर एक चीज़ जो फाइंड करनी है उसके अपने फार्मूलाज हैं। ठीक है, और वो फार्मूलाज आपने यूज़ करके आसानी से हर एक स्टेप में जो है वो फाइंड करने हैं। इन फार्मूलाज को एक नज़र देख लें, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, तमाम फार्मूलाज जो हैं वो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो और फिर कंक्लूजन में डायग्राम बना के उसको मुकम्मल तौर पे लेबल कर दें। ठीक है, जो जो चीज़ें अननोन थी वो सारी आप लेबल कर दें। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 2.6 में
आपको पावर गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, करंट फाइंड करना है। तो सिंपल जो है P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला यूज़ करके आप करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 9 में आपको रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, टाइम गिवन है, पावर डिसिपेटेड फाइंड करनी है और एनर्जी फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा पावर डिसिपेटेड के लिए V स्क्वायर बाय आर यूज़ करें और उसी पावर डिसिपेटेड को फिर अगर हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो एनर्जी भी आ जाएगी। तो ये भी सिंपल न्यूमेरिकल है, आपने सिर्फ वैल्यूज़ जो हैं इसमें पुट करनी है। न्यूमेरिकल नंबर 2.8 जो है उसमें आपको EMF गिवन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, आपने करंट को जो है वो फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, करंट का जो फॉर्मूला है वो है EMF डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस फार्मूला से आप आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आपने सिर्फ इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है। लेकिन मैंने ये फार्मूला यहाँ पे डिराइव भी किया है, आप डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली भी इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके साथ 9 है, ये अगर आप देखें तो इसमें आपके साथ डायग्राम भी गिवन है। नॉर्मली डायग्राम के क्वेश्चंस नहीं आते तो इसको जो है आप प्रैक्टिस के लिए छोड़ ही दे तो बेहतर है। ठीक है, तो ये आपके साथ अच्छा 2.10 में भी फिर आपके साथ डायग्राम है, इस क्वेश्चन के आने के भी चांसेस नहीं है। और इसी के साथ जो है वो आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।